हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुक ओवरव्यू, यानी आपकी जो बुक है बी हाइव उसका आज ओवरव्यू होगा। यानी कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी वो पोम्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स हो जाएंगे एकदम पक्के और बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता है, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि अगर हमने किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लिए हैं, वो चैप्टर समझ लिया, कर लिया तो हो गया। यस, लेकिन ये क्या है, डेस्टिनेशन। ज़रूरी क्या होता है, हमें जो जर्नी है या जो रास्ता है उसे भी देखने की बहुत ज़रूरत होती है कि यानी इस केस में वो जर्नी या रास्ता क्या है, हमारे चैप्टर्स, उसे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हमारा सफ़र कैसा होने वाला है। यानी आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, पोम्स पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, जो आप सीखने वाले हैं, वो सब भी आप जब जानेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर्स की और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और जब हमें किसी भी चैप्टर का जस्ट या ये पता हो कि किसके बारे में है वो चैप्टर, तो हमारे लिए उसे आंसर करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो चैप्टर हमारे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए जानते हैं हमारी बुक बी हाइव में है कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी पोएम्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, द फन दे हैड, ये सबसे पहला चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है ही और बहुत ही अलग तरीके का ये चैप्टर है। द फन दे हैड बेसिकली एक ऐसे समय को दर्शाता है जहाँ पर जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स होती है ना, अब बिल्डिंग्स ना होके क्या हो गया है, स्कूल घर में एक कमरे में सीमित होकर आ गया है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि जो टीचर्स हैं वो भी अब इंसानी टीचर्स नहीं हैं, एक रोबोटिक टीचर है। ठीक है, अब ये समय जहाँ कंप्यूटर्स आ गए हैं और जो स्कूल्स हैं वो एक रूम में आ गए हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, वो समय। और एक पहले का समय जब स्कूल्स, यानी जो आपका समय है बेसिकली, जब स्कूल जाया करते हैं बच्चे और अपने फ्रेंड्स से भी मिला करते हैं, कभी डांट खाते हैं, कभी बहुत अच्छा दिन जाता है, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक वो समय है। इन दोनों ही अलग अलग समय को बताया गया है और इसके फ़ायदे नुकसान सबके बारे में ही कहीं ना कहीं यहाँ बताया गया है। एक मेंशन किया गया है कि अगर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ जाएंगी जहाँ पढ़ाई इंसान ना करवा के, यानी एक इंसान रूपी टीचर, जैसे मैं इंसान ही हूँ ना, मैं ना करवा के पूरी तरीके से एक रोबोट अगर आपको पढ़ा रहा है तो क्या हो, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। इसी चैप्टर के अंदर जो पोम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोम है। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पोम्स। बहुत ही अच्छी पोम है ये। इसमें बेसिकली एक ऐसे रास्ते के बारे में बात की गई है जो पोएट कंफ्यूज्ड है, उसके सामने दो रास्ते हैं और वो ये कंफ्यूज हो रहा है कि वो कौन सा वाला रास्ता चूज़ करे, पहला दूसरा कौन सा रास्ता। बेसिकली इसको दिखाया गया है, हम जो हमारे करियर के लिए या हमारे जीवन में छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर हम जो फैसले क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे सामने, उस वक्त हम जो फैसला लेते हैं, जो निर्णय करते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है, सेलेक्ट करना है, वो जो फैसला है हमारे पूरे जीवन पे असर डालता है। इसी के बारे में बात की गई है कि एक बार हम जो रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, एक बार वो चुनाव हो जाए तो वापस लौट कर फिर हम नहीं आ सकते। जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, मान लीजिए मैथ्स है या इंग्लिश है या आर्ट्स है, कॉमर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप जो सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका करियर प्लान हो जाएगा। आप फिर से दोबारा स्कूल में आके वो सब्जेक्ट चेंज करने वाला नहीं हो सकता है ना। इसीलिए इसी के बारे में बात की गई है कि आपके जो चुनाव करते हैं आप, वो कितना महत्वपूर्ण है और वो आपके आगे आने वाली ज़िंदगी पे कितना एक असर डालते हैं। राइट, ये बहुत अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है स्टूडेंट्स। फिर है हमारा दूसरा चैप्टर जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी माना जाता है स्टूडेंट्स, और ये दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला है एवलिन ग्लेन और दूसरा है बिस्मिल्लाह खां। तो एवलिन ग्लेनी जो हैं वो उन मतलब ये दोनों ही म्यूज़िक से रिलेटेड पोर्शंस हैं, बातें करते हैं, लेकिन
मैसेजेस क्या हैं, जैसे एवलिन ग्लेन जो हैं उनकी सुनने की क्षमता कम थी, यानी कहीं ना कहीं वो डेफ थी, यानी सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़बरदस्त म्यूज़िशियन और कंपोज़र थी। अब वो कैसे बनी, मतलब सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने अपना इतना नाम किया। यानी अगर आप कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और आप अंदर से अगर कॉन्फिडेंट हैं और अगर आप पूरी तरीके से जेन्युइनली किसी के लिए पैशनेट हैं, जुनूनी हैं, तो आपको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वहीं बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें कहा जाता है शहनाई वादक, और वो हमारे देश में उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भी उन्हें हमारी सरकार ने दिए हैं। तो यहाँ बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक रहे थे, उनका क्या जुनून था, किस हद तक समर्पित थे वो शहनाई को लेकर या म्यूज़िक को लेकर, उसके बारे में बात की गई है। तो इन दोनों ही चैप्टर्स के माध्यम से हमें पता चलेगा समर्पण के बारे में, और स्पेशली म्यूज़िक को लेकर समर्पण, किस हद तक आप उसको लेकर सबमिट हैं, किस हद तक आप डिवोटेड हैं अपने पैशन को लेके, और पैशन किससे जुड़ा हुआ है, म्यूज़िक से। फिर इसी चैप्टर की जो पोम है विंड, विंड यानी हवा, इस चैप्टर में या इस पोम में एक्चुअली हम ये जानेंगे कि जो हवा होती है ना, जब वो वेग से बहती है, यानी बहुत तेज़ बहती है, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो उसके सामने सिर्फ कौन डटा रह सकता है, सिर्फ वही रह सकता है जो मजबूत हो। तो इस पोम के अंदर मजबूत इरादों की बात की गई है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तभी आप हवा यानी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, झेल सकते हैं, अगर नहीं तो वो मुसीबतें आपको ना जाने कहाँ की कहाँ उड़ा ले जाएंगी। उसी तरीके से जैसे हवा कमज़ोर पत्तों को, डालियों को ना जाने कहाँ की कहाँ उड़ा कर ले जाती हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही होगा। देन कम्स चैप्टर थर्ड, द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची की बात हुई है और किस तरीके से एक बच्चा अपने माँ बाप को देखता है। वो पेरेंट्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा एक सेफ्टी जोन होता है बच्चे के लिए। तो माँ पेरेंट्स के साथ एक बच्चे के रिलेशन के बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसी चैप्टर में जो पोम है वो है रेन ऑन द रूफ। इसके अंदर जो पोएट है वो बात कर रहे हैं कि जो बारिश की जो बूंदें हैं, वो जो आवाज़ होती है उन बूंदों की, वो जो आवाज़ है वो सिर्फ आवाज़ नहीं, मेरे लिए एक धुन है और एक मेमोरी है, एक याद है मेरे बचपन की, मेरी माँ की। अब वो किस तरीके से यादें जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से नॉस्टैल्जिक है यहाँ पर हमारा पोएट, वो तो हम जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। देन कम्स चैप्टर 4, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ये साइंटिस्ट के, इनके ऊपर लिखी हुई बायोग्राफी है स्टूडेंट्स, ये जहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है और वो कितने अच्छे साइंटिस्ट थे, सिर्फ ये नहीं बताया गया है, उनके बारे में, उनके जीवन का एक अलग पहलू हमारे सामने लाया गया है। उनके निजी जीवन से रिलेटेड भी कुछ बातें बताई गई हैं जो अमूमन तौर पे हमारे सामने नहीं आती हैं। इस चैप्टर की जो पोम है वो है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जिसमें बताया गया है कि इस पोम के जो पोएट है वो किस तरीके से शहर का जीवन छोड़ के एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ सिर्फ नेचुरल ब्यूटी हो, जहाँ लोग नहीं हो, जहाँ सिर्फ मैं रहूँ, जहाँ शांति रहे, सन्नाटा नहीं, शांति मिले, नेचर की, प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं, वो शांति महसूस करना चाहते हैं जो शहरों में संभव नहीं हो पा रहा है। चैप्टर 5 है द स्नेक एंड द मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि स्नेक एंड मिरर, एक होम्योपैथिक डॉक्टर की एक स्टोरी है कि उसके साथ एक वाकया हुआ कि किस तरीके से उसका सामना एक सांप से हो गया और किस तरीके से इसी डॉक्टर, ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक मिरर की वजह से, कांच की वजह से इस सांप के डसने से वो बच गया। कैसे बचा, क्या हुआ, वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम जान ही जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर की एक और पोम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी गाथा जो बहुत समय से चली आई हो, किसी भी एरिया में जो फेमस हो कि यहाँ पर सदियों से ये स्टोरी चली आई है, तो उसे लेजेंड कहा जाता है। नॉर्थलैंड, यहाँ पर उन जगहों को मेंशन किया गया है जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हैं, तो नॉर्थ पोल की तरफ, तो यानी नॉर्थलैंड की कोई स्टोरी है जिसके बारे में बात किया गया है और इसमें बात की गई है सेंट पीटर के बारे में। बहुत ही नोबल व्यक्ति रहे और उन्होंने किस तरीके से एक लड़की को, एक महिला को एक्चुअली श्राप दे दिया। क्या हो गया था कि इतने भले व्यक्ति ने, एक संत महात्मा ने एक महिला को श्राप दे दिया, क्या हुआ था,
और श्राप के बाद उस महिला का क्या हुआ, ये सब जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिर है चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। बहुत अच्छी ये चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसका एक हिस्सा है माय चाइल्डहुड, जिसमें अब्दुल कलाम के बचपन के समय के बारे में बात की गई है, उनका बैकग्राउंड, उनकी पढ़ाई, उनका जो निजी जीवन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। और स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। इस चैप्टर की जो पोम है एक, वो है नो मैन आर फॉरेन, जिसमें पोएट ने बताया है कि धरती पे जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वो समान ही हैं। जितनी भी ये सरहदें हैं या जितनी भी ये डिफरेंसेस हैं वो सब हमारे यानी इंसानों के बनाए हुए डिफरेंसेस हैं, हमने वो क्रिएट किए हैं डिफरेंसेस, वरना कोई भी अंतर नहीं है, सब एक ही हैं। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 7 रीच फॉर द टॉप। ये जो चैप्टर है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है संतोष यादव, ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले, भारत की एक वो महिला जो हरियाणा क्षेत्र से आई हुई है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, वो भी 2 बार। सबसे पहले सबसे कम उम्र की महिला का इन्होंने खिताब जीता, जो सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। दूसरी बार जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तब इनके नाम क्या रिकॉर्ड दर्ज करवाया गया, एकमात्र महिला पूरी दुनिया में जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार की गई है। दूसरा मारिया शारापोवा, ये एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस टेनिस प्लेयर हैं। तो इन दोनों के ही जीवन में किस तरीके की समस्या आई, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया और दृढ़ निश्चय, पूरी तरीके से डिटरमिन्ड थी, और उसके बाद जाके भी उन्होंने इतना कि दुनिया में उन्होंने पहचान बनाई और अपने अपने देशों को, अपने अपने राष्ट्र को उन्होंने पूरी दुनिया में सम्मानित किया। तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा इन्होंने क्या किया था, किस तरीके से करियर तो हमें इनके पता है लेकिन सक्सेसफुल कैसे हुई, इसके बारे में हमें ये चैप्टर सिखाता है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा चैप्टर है। देन कम्स इसी चैप्टर में एक पोम जो है वो है ऑन किलिंग अ ट्री। ये बहुत ही अलग किस्म की सी पोम है जिसमें हमारे जो पोएट हैं गीव पटेल, वो हमें एक पेड़ को मार कैसे देते हैं, यानी मर्डर, किल कैसे कर देते हैं, वो सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं, एक तरीके का सरकाज़म है। क्या है स्टूडेंट्स, एक किस्म का सरकाज़म। सरकाज़म क्या होता है, सरकाज़म को हम कह सकते हैं कटाक्ष भी कह सकते हैं और ताना। तो एक तरीके से हम सब पर ताना मार रहे हैं गीव पटेल कि किस तरीके से हम लोग जो हैं वो जंगलों को खाली करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो एक ताना मारे जा रहे हैं कि काट क्यों रहे हो, वो तो फिर से उगाएगा, ख़त्म ही कर दो, जड़ से ही ख़त्म कर दो। अब किस किस तरीके से क्या क्या वो सिखाते हैं, किस किस तरीके से क्या बताते हैं आपको, क्या मैसेज देते हैं, वो सब आपको जब हम ये पोम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिर हमारा अगला चैप्टर है काठमांडू। काठमांडू क्या है, जो नेपाल है उसकी राजधानी है, कैपिटल है काठमांडू। और इस चैप्टर में काठमांडू के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, वहाँ के श्राउड्स और श्राइन्स, इन सब के बारे में बताया गया है। यानी एक टूरिस्ट के तौर पे अगर आप वहाँ जाएं तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, थोड़ी सी नेपाल की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है। तो ये सब उस जगह के बारे में बताया गया है। इसी चैप्टर में एक पोम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये पोम लिखी है किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और किसके बारे में लिखी है, इन्होंने लिखी है एक लड़की जिसका नाम है लूसी। लूसी। अब बेसिकली यहाँ पोएट क्या कह रहा है, पोएट बोलते हैं यानी विलियम वर्ड्सवर्थ है, उनका ये कहना है कि एक लड़का है जो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, उसे प्यार करता है, और उस लड़की का नाम है लूसी। और लूसी अब ज़िंदा नहीं रही, तो उसी के दुख में, उस दुख में ये एक पोम लिखी गई है। बहुत अच्छी पोम है स्टूडेंट्स, और बहुत बढ़िया तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके अंदर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। देन कम्स टू आवर 9th चैप्टर, जो कि है आखिरी चैप्टर, और इसका नाम है इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, एक प्ले है। क्या है, प्ले है, एक प्ले है। और इस प्ले के अंदर क्या है, इसमें बताया गया है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है। हम भी आपको कहते हैं ना, हम आपको मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको किसी से घबराना नहीं है। एग्ज़ाम्स अगर हैं, जैसे अगर आपकी बात की तो एग्ज़ाम्स अगर हैं तो अपनी प्रिपरेशन अगर पूरी रखोगे तो घबराने की क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर।
अगर आपका अंदर से आपको कॉन्फिडेंस है और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपके पेपर ज़रूर अच्छा जाएगा। वहीं पर अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। यानी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अरे अरे मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं अच्छे ही मार्क्स लेकर आने वाला हूँ, तो वहाँ गड़बड़ होने लग जाती है। और क्या होने लगता है, वहाँ फिर हम ध्यान रखना छोड़ देते हैं। तो थोड़ा बहुत जो ये होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन हल्की सी नर्वसनेस रहती है, तो हम चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान रखते हैं। वहीं अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम चीज़ों पर ध्यान देना या चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस कई बार डिज़ास्टर्स को न्योता देता है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे सारे चैप्टर्स, ये हैं हमारी सारी पोएम्स जो हम आपकी बुक बी हाइव से पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, तो छोटा छोटा जस्ट मैंने दिया है कि किस चैप्टर में या किस पोम में क्या क्या है, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि किस बारे में ये चैप्टर होने वाला है, किस बारे में ये पोम होने वाली है, ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग इन्हें और भी अच्छे से डेवलप हो जाए, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी भी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, यानी आपको हर चैप्टर, हर पोम से जुड़ी हुई सारी चीज़ें करवाई जाएंगी और अच्छे से आपको समझाई जाएंगी। तो होपफुली ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मीनिंगफुल चीज़ रही है। तो स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी मेरे साथ पक्की करने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।